हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं डॉक्टर इनके भार्गव और आप सभी हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों हम लोग पिछले क्लास में क्लास 11th की बोटनी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किए हुए हैं, डिटेल्स में डिस्कशन हुए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो जाके उन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, नया चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये बच्चों जो हमारा नया चैप्टर है ये पुराने चैप्टर से रिलेटेड है। पिछले चैप्टर में हम लोग सिर्फ सेल के बारे में पढ़े थे कि सेल क्या होता है, कितने तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या फीचर्स है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा किए थे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ये एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनाता है, लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे है। सेल डिवाइड करने से पहले सेल के अंदर कौन कौन से सारे फंक्शन चलते हैं, कौन कौन से फेजेज होते हैं, ये सारे चीज बच्चों हम लोग डिटेल सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहे, ऑफ कोर्स आपको समझ में आएंगी। और साथ साथ बच्चों आप नोट्स जरूर बनाएं, इससे आपको रिवाइज करने में बूस्ट मिलती है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। जी हाँ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है बोटनी का क्लास 11, हेडिंग देंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले बच्चों हम लोग हेडिंग समझेंगे। सेल साइकिल का मतलब क्या होता है? सेल साइकिल का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, होता क्या है, आपके सेल के अंदर एक प्रोसेस होती है जो लगातार हमेशा होते रहती है। एक प्रोसेस हुई, फिर दोबारा वही प्रोसेस होती है, फिर दोबारा वही प्रोसेस होती है। एक उनके बीच में साइकिल चलते रहता है, फिर वो साइकिल आगे कंप्लीट होता है, तब जाके आपका सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी सेल डिवीजन होता है। तो कह सकते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है बच्चों, और ये कह सकते हैं सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें आगे चल के आपका सेल डिवाइड होता है, यानी सेल डिवाइड से होने वाले पहले की प्रोसेस है बच्चों। और सेल डिवाइड क्या होता है, जिसमें एक मदर सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल बना लेता है बच्चों। तो उस हिसाब से देखा जाए बच्चों, हमारे बॉडी में तीन तरह के टिश्यू होते हैं। अगर सेल डिवीजन के आधार पर देखा जाए बच्चों, तो हमारे बॉडी में तीन तरह के टिश्यू होते हैं। एक पहला टिश्यू वो है बच्चा जो हमेशा सेल डिवीजन करते रहता है, जिसे बोलते हैं हम लोग लिवाइल टिश्यू। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारा स्किन जो है हमेशा सेल डिवीजन करते रहता है। जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये हमेशा सेल डिवीजन करते रहेगा। बोन मैरो, ये भी हमेशा सेल डिवीजन करते रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हमेशा ब्लड का फॉर्मेशन होते रहता है। अब ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है बच्चों? बोन मैरो से ही होता है। दूसरा बच्चा टेम्पोररी टिश्यू। टेम्पोररी टिश्यू वो होता है बच्चों जो हमेशा सेल डिवीजन नहीं करता है, जब जरूरत पड़ती है तभी सेल डिवीजन करता है। तो टेम्पोररी टिश्यू में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, आप ही बताइए। टेम्पोररी टिश्यू में जो बच्चा लीवर सेल, आपकी किडनी सेल हमेशा सेल डिवीजन नहीं करता, जब जरूरत पड़ता है तभी सेल डिवीजन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो एक बार सेल डिवीजन कर लेते हैं बच्चों, तो हमेशा सेल डिवीजन नहीं करते हैं, रेयर कंडीशन में सेल डिवीजन करते हैं। जैसे कि आपका मसल का सेल, जैसे कि आपके नर्व सेल, या हमेशा सेल डिवीजन नहीं करते। तीन तरह के टिश्यू होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ सेल। एक लेवाइल टिश्यू, दूसरा टेम्पोररी टिश्यू, तीसरा परमानेंट टिश्यू। लेवाइल टिश्यू क्या होता है बच्चों, जो हमेशा सेल डिवीजन करेगा, जैसे स्किन, जीआई ट्रैक्ट, बोन मैरो, इसमें हमेशा सेल डिवीजन की प्रोसेस चलती रहती है। दूसरा है टेम्पोररी टिश्यू, वैसे टिश्यू जो हमेशा सेल डिवीजन नहीं करता, जब जरूरत पड़ता है तभी सेल डिवीजन करता है, जैसे कि लीवर सेल, किडनी सेल। और तीसरा बच्चों परमानेंट टिश्यू, जैसे कि मसल सेल, नर्व सेल, हमेशा सेल डिवीजन नहीं करेंगे। एक्सट्रीम कंडीशन में जब अब मतलब रेयर कंडीशन में जब जरूरत पड़ती है तब डिवीजन करते हैं, वरना हमेशा डिवीजन नहीं करते हैं, रेयरली करते हैं। और ये टेम्पोररी क्या होते हैं, जब जरूरत पड़ता है तब उनको सेल डिवीजन करना पड़ता है। लेवाइल टिश्यू क्या करते हैं, हमेशा करते रहते हैं। ये तीन तरह के आपके टिश्यू होते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू द सेल डिवीजन। अब हम लोग सीखेंगे बच्चा सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल का मतलब क्या होता है।
तो ये बच्चा आपका सीरीज ऑफ इवेंट है, यानी घटनाओं का वह क्रम है जिसमें आगे चल के आपका सेल जो होता है बच्चों वो डिवाइड करता है, यानी सेल डिवीजन से पहले की होने वाली ये घटना है। तो लिख सकते हैं बच्चा यहां पे अ सीरीज ऑफ इवेंट, अ सीरीज ऑफ events in which cell undergoes cell division। ये आपके घटनाओं के क्रम है, चक्र है बच्चा, जिसमें आगे चल के आपका सेल क्या होता है, डिवाइड करता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। क्या बोलेंगे बच्चा, सेल साइकिल। उतारिए फटाक से, उतारिए इसे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम लोग आगे फिर बात करेंगे। चलिए, आई थिंक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो सेल साइकिल क्या होता है बच्चा, तो अ सीरीज ऑफ इवेंट, पहला चीज याद रखेंगे, इसमें घटनाओं के क्रम है, तो जिसमें एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस के बाद तीसरा प्रोसेस, इस तरह से क्या होता है, एक प्रोसेस चलती रहती है, जिसके बाद क्या होता है, सेल आगे चल के डिवाइड हो जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग बच्चा, सेल साइकिल। आई होप क्लियर। तो अगर डाउट्स है कोई टॉपिक को लेके इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम लोग इस पे नेक्स्ट क्लास में फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए अब आगे हम बच्चा, सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, यानी बच्चा सेल साइकिल में दो फेज चलते हैं। एक पहला फेज होता है बच्चों जिसमें आपका सेल प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन होने के लिए, और दूसरा फेज जो होता है बच्चों जिसे बोलते हैं हम लोग डिवीजन फेज। तो देखिए यहां पे आपका हो गया सेल साइकिल। पूरे सेल साइकिल को हम लोग दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। एक पहला जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेज, और दूसरा है बच्चा हमारा एम फेज। इंटरफेज को बच्चों हम लोग प्रीपरेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। इंटरफेज को हम लोग प्रीपरेटरी फेज के नाम से जानते हैं, और जो एम फेज होता है उसे हम लोग माइटोसिस फेज के नाम से जानते हैं। प्रीपरेटरी फेज में क्या होता है बच्चों, प्रीपरेटरी फेज में आपका सेल डिवीजन करने से पहले आपका तैयार करता है, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के पास बच्चों, उसका वो कॉपी करता है, एक एक उसका कॉपी तैयार करता है, और फिर जब सेल डिवीजन करेगा तो अपनी आधा आधा संख्या में नेक्स्ट वाले जो आपका सेल बनेगा उसको ट्रांसफर कर देता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसको हम लोग इंटरफेज बोलते हैं, इसको एम फेज बोलते हैं, जिसे माइटोसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग एक्चुअल सेल डिवीजन फेज भी बोलते हैं, एक्चुअल सेल डिवीजन। यहां पर रियली में सेल डिवीजन होता है आपका। ये दो चीज हो गए। तो पूरे सेल साइकिल को दो फेज में डिवाइड किए, पहला इंटरफेज और दूसरा हो गया हमारा एम फेज। इंटरफेज को प्रीपरेटरी फेज बोलेंगे और एम फेज को माइटोसिस फेज या एक्चुअल सेल डिवीजन फेज बोलेंगे। प्रीपरेटरी फेज में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स का कॉपी होता है, प्रिपरेशन होता है ना बच्चों, और एम फेज में डिवीजन होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए बच्चा, इंटरफेज को भी आगे डिवाइड किया गया। इंटरफेज में भी कुछ फेजेस हैं। सबसे पहला जो फेज आता है बच्चा इंटरफेज में, उसे बोलते हैं हम लोग G1 फेज। क्या बोलते हैं बच्चों, G1 फेज। इसे गैप या ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं, गैप या ग्रोथ फेज। दूसरा है बच्चा हमारा S फेज, जिसे हम लोग सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं बच्चों, सिंथेसिस फेज। और तीसरा बच्चा जिसे हम लोग बोलते हैं G2 फेज, यानी गैप सेकंड फेज या गैप सेकंड या ग्रोथ सेकंड के नाम से जानते हैं, ग्रोथ सेकंड फेज के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका। इंटरफेज में भी तीन फेज आते हैं। पहला G1 फेज, दूसरा है S फेज, तीसरा है G2 फेज। ये तीनों फेज में आपका सेल साइकिल में तैयार होता है, जितने भी ऑर्गेनेल्स होता है उसे कॉपी करता है, तैयार करता है, ताकि सेल डिवीजन करे तो आधा आधा संख्या में बांट सके। ठीक है बच्चा। दूसरा है एम फेज, जिसे हम लोग माइटोसिस फेज
या एक्चुअल सेल डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी आपका फेज बच्चा याद रखेंगे, इसमें भी आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आप पढ़ेंगे इसमें, तो ये सारे फेज जो होते हैं बच्चा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये आपके न्यूक्लियस के डिवाइडेशन का फेज है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस का फेज है। और इसके बाद जो दूसरा होता है बच्चों, उससे बोलते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म डिवीजन करता है। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ में पाई चार्ट की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। चलिए, तो अभी क्या सीखे हम लोग, सेल साइकिल क्या होता है, एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जिसमें एक सेल जो होता है डिवाइड करने से पहले अपने ऑर्गेनेल्स का कॉपी करता है। क्लियर है? तो सेल साइकिल को बच्चों हम लोग दो फेज में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज, दूसरा एम फेज। इंटरफेज को प्रीपरेटरी फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल अपने ऑर्गेनेल्स को प्रिपेयर करता है। कहने का मतलब क्या है, कॉपी करता है, तैयार करता है, एक से ज्यादा संख्या में बनाता है, ताकि एम फेज में जब आए तो इक्वल इक्वल में डिवाइड कर सके। यानी जब एक मदर सेल दो आपके डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो उसकी संख्या बराबर। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है, तो ये जब डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल बनेगा, यानी सेल डिवीजन के यहां प्रोसेस हो गया। तो जो जो ऑर्गेनेल्स इसके पास में, जैसे मान लीजिए इसके पास में इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो सबका एक कॉपी तैयार होता है ताकि इसको भी उतना ही संख्या में दे सके, दोनों को इक्वल इक्वल हाफ्स में बांट सके। तो ये तैयार करने का जो प्रोसेस होता है बच्चों, इसे हम लोग इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज, इसमें सारे ऑर्गेनेल्स का कॉपी होगा। और दूसरा एम फेज में क्या होगा, सिंपल सा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें दो स्टेप आते हैं बच्चों। एक आता है आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस। एम फेज में यहां पे दो फेज आते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं पहला कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आता है बच्चों हमारा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है बच्चा, न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट जाएगा तो उसे कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। साइटोप्लाज्म दो पार्ट में टूट जाएगा तो उसे हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। फिर हम लोग देखे प्री फेज या इंटरफेज में आपके कुछ और फेज आते हैं। पहला G1 फेज, दूसरा S फेज, तीसरा G2 फेज और M फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज या एक्चुअल सेल डिवीजन फेज बोलते हैं। इसमें आपके दो स्टेप आते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर आपके ये चार फेज आते हैं। पहला एक प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टेलोफेज। ये चार फेज जब कंप्लीट हो जाता है बच्चों, तो न्यूक्लियस जो है, ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये न्यूक्लियस यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर आपका साइटोप्लाज्म जब अलग होगा तो ये दो अलग अलग सेल बन जाएगा। समझा रहे ना, ये चीजें हैं, तो ये अपने को याद रखना है, इंटरफेज एंड द एम फेज। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग पाई चार्ट की मदद से समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में। इसमें नोट डाउन कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं बच्चों। अगर बच्चों हम इसे पाई चार्ट की मदद से समझे तो कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये सेल हो गया। इस सेल में आपका फेजेस होते हैं। उस फेजेस में जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, सबसे ज्यादा जिसमें समय लगता है बच्चा, वो होता है हमारा एम फेज, सॉरी इंटरफेज। और जो सबसे कम समय लगता है जिसमें, उसे हम लोग बोलते हैं एम फेज। तो ये पूरा देख रहे हैं ना, इसका करीब करीब 95% जो समय लगता है सेल डिवीजन का, वो आपका होता है इंटरफेज में, और मात्र 5% जो होता है बच्चों, वो आपके एम फेज में होते हैं। तो ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये पूरा फेज जो यहां से लेकर यहां तक है, ये हो गया आपका इंटरफेज। ये पूरा आपके इंटरफेज होगा, क्योंकि
प्रिपरेशन करने में हर चीज का समय लगता है। अगर आप भोजन भी बनाते हो तो उसको प्रिपेयर करने में समय लगता है, वो खाने में समय नहीं लगता है। तो ऑफकोर्स सेल साइकिल में वही चीज होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कॉपी करने में, तैयार करने में समय लगता है और डिवीजन करने में बस चंद सेकेंड या चंद घंटों की बात होती है। तो अगर देखा जाए, अगर पूरे 24 घंटे में अगर एक सेल साइकिल, सेल डिवीजन हो रहा है, तो अकेले 23 घंटा जो होता है बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ सेल साइकिल चलता है। मात्र 1 घंटे में सेल डिवीजन हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई टाइम टेकिंग होता है तो हमारा इंटरफेज, सबसे ज्यादा समय लगता है, और सबसे कम समय लगता है एम फेज में। तो ये पूरा हमारा हो गया इंटरफेज। अब इंटरफेज को हम लोग कौन कौन से फेज में डिवाइड किए थे बच्चों, याद कीजिए। पहला एक G1 फेज, दूसरा एक हमारा S फेज और तीसरा G2 फेज। ये हमारा हो गया बच्चा G1 फेज, ये हो गया हमारा S फेज और तीसरा हो गया G2 फेज। ये क्या हो गया बच्चा, M फेज। ये हो गया हमारा M फेज। पूरा सेल साइकिल कितना परसेंट होता है, 95% अकेले जो समय लगता है वो किस में लगता है, इंटरफेज में लगता है। और ओनली 5% जो समय जो लगता है बच्चों, ये एम फेज में लगता है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको आपको डील करने की कोशिश करेंगे। तो क्या समझे अभी, ये पूरा आपका सेल है, इस पूरे सेल में 95% जो समय लगता है वो इंटरफेज में लगता है, और मात्र 5% जो समय लगता है बच्चों वो एम फेज में लगता है। क्लियर है। अब देखिए आपका इंटरफेज को हम लोग 3 फेज में डिवाइड किए थे, थोड़ा देर पहले बताए। पहला G1 फेज, दूसरा H फेज और तीसरा G2 फेज। ये हो गया हमारा एम फेज या माइटोसिस फेज। इसमें हम 2 पढ़े थे, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा था, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड से कैरियो होते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा हो रहा था बच्चों साइटोकाइनेसिस। किसमें हो रहा था, एम फेज में। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस का डिवीजन में थोड़ा समय लगता है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन में समय नहीं लगता है। तो यहां पे देख सकते हैं जो एम फेज में कैरियोकाइनेसिस है बच्चों, उसको भी आगे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से फेज में, सबसे पहला प्रोफेज, दूसरा हो गया मेटाफेज, तीसरा हो गया एनाफेज और चौथा हो गया टेलाफेज। ये हो गया हमारा प्रोफेज, ये हो गया मेटाफेज, ये हो गया एनाफेज और ये लास्ट का हो गया बच्चों टीलोफेज। ये 4 फेज हो गए किसमें, एम फेज में, है ना। ये 4 फेज के बाद आपका कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो ये हो गया आपका पूरा पाई चार्ट इसका, 95% इंटरफेज, 5% एम फेज। इंटरफेज को डिवाइड किया गया G1 फेज, S फेज, G2 फेज। एम फेज को डिवाइड किया गया किसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्लियर है। ये सारे फेजेस के नाम आपको याद रखना चाहिए। नाम जब याद रखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा फेज में कौन सा प्रोसेस हो रहा था। क्लियर है। अब हम लोग जो है आगे नेक्स्ट क्लास में इसको शुरू करेंगे। इंटरफेज में कौन सारे प्रोसेस होते हैं, G1 फेज में क्या होगा, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, ये सारे चीज को हम लोग डिटेल समझेंगे। और फिर आगे हम लोग फर्दर एम फेज पढ़ेंगे, माइटोसिस पढ़ेंगे, देन हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे, सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से जिनको जरूरतमंद है, जिनको बायोलॉजी समझ में नहीं आती है, टफ लगता है, वैसे लोग के लिए चैनल बहुत मददगार होगा, कारगर होगा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।